हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं या बेस यूनिट्स होते हैं, जो 7 बेस यूनिट्स हैं, वो किस तरह से डिफाइन करे जाते हैं ना। हमें पता है दैट एसआई सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। सो आज हम जानेंगे दैट हाउ दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डिफाइंड। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को कैसे डिफाइन करा जाता है ना। इन यूनिट्स के अलावा कई सारे ऐसे यूनिट्स भी होते हैं जो कि प्रैक्टिकल यूज़ में हम डे टू डे लाइफ में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिट्स एसआई सिस्टम में मैंशनड हों। सो वील गेट एन आइडिया अबाउट द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमें पता है दैट सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। द एसआई यूनिट फॉर द प्लेन एंगल इज रेडियन एंड दैट फॉर द सॉलिड एंगल इज टेरेडियन। सो प्लेन एंगल को समझने के लिए पहले हम प्लेन और एंगल को सेपरेटली समझते हैं और फिर हमें एक आइडिया मिलेगा दैट व्हाट इज़ अ प्लेन एंगल। सो प्लेन बेसिकली इज अ फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली फार। प्लेन क्या है? कोई भी 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। 2 डायमेंशनल मतलब उसमें केवल 2 ही एक्सिस, 2 ही डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगे, उसमें थर्ड डायमेंशन का किसी भी तरह से कोई काम नहीं होगा। देयर विल बी नो डेप्थ। If consider this to be a plane, there will be no depth, no axis involved which shows the depth or nothing which is coming out of this plane। यानी कि केवल 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगे। दूसरी चीज़, इट विल बी अ फ्लैट सरफेस, वो इनफाइनाइटली फार एक्सटेंड हो रहा होगा, इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी। सो एनी काइंड ऑफ द सर्फेस विच इज फॉर्म्ड बाय द 2 डायमेंशंस एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली फार इज अ प्लेन। दूसरी चीज़ है एंगल। एंगल इज अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट विच इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स। एंगल क्या है? कोई भी 2 रेज जो कि एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर कर रही होंगी, उनसे जो एक फिगर बनता है उसको बोला जाएगा कि वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। विल अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ सम फिगर्स। स्टूडेंट्स, अ फ्लैट 2 डायमेंशनल सर्फेस, in every direction it is going up to infinity, it is called as a plane। एंगल, वी हैव गॉट 2 रेज, 2 रेज है हमारे पास, उनका एक कॉमन एंड पॉइंट है जिसको कि हम वर्टेक्स कहते हैं। इनके बीच में ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट करा। सो एंगल क्या है? किसी भी रो के रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए एंगल को यूज़ करा जाता है। सो एंगल इज बेसिकली, इट इज़ डेजिग्नेशन of the measurement of rotation। It is used to designate the measurement of the rotation। सो ये हुआ प्लेन एंड एंगल। सो प्लेन एंगल क्या होगा? व्हेन इनको हम कंबाइन कर देंगे जब, तो हम प्लेन एंगल को समझ सकते हैं। किसी भी प्लेन में, किसी भी 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस में बनने वाला जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन एंगल। यानी कि किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस में अगर इस तरह से 2 रे जिनकी एक कॉमन एंड पॉइंट है, कोई फिगर इस तरह से फॉर्म हो रहा है, सो उनको जो उनका जो रोटेशन है एक रे का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एंगल को यूज़ करा जाएगा। उसका जो रोटेशन का मेजरमेंट है वो एंगल से रिप्रेजेंट करा जाएगा। सम ऑफ द कॉमन एंगल्स जो कि हम जानते हैं, वी नो दैट इफ़ वन रे इज़ लाइक दिस और दूसरी रे इस तरह से है, इनका एक कॉमन एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो हम कहते हैं कि इनके बीच एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल बन रहा है, राइट। दूसरी चीज़ है, अगर हम कहते हैं कि एक रे यूँ है और दूसरी रे यहाँ पर है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एक 180 डिग्री का एंगल है। So these are some of the common angles which we come across in our geometry, in our mathematics। Angle, it is equal to the ratio of the length of the arc to the radius। If we have 2 rays, if suppose that this is the vertex, we have a ray, एक ray है जो कि इस तरह से रोटेट हो रही है। Now ये जो आर्क है ds, this will subtend an angle d theta at the center and we consider this length to be equal to the radius। So the formula for the plane angle will be given by d theta is equal to length of the arc divided by the radius। This is how we write the formula for the plane angle। अब अगर हम सपोज करें कि ये जो आर्क ऑफ लेंथ है
बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस रे, ये रे रोटेट कर रही है, ये लाइन एक रोटेट कर रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. At some point of time, if the length of this arc becomes equal to that of the radius, then we say that this arc is subtending an angle of 1 radian at the center. इसकी यूनिट हमें पता है, the unit for this is radian. Now if the length of the arc becomes equal to the radius, then this d theta, this theta angle will be equal to 1 radian. Now plane angle made by a complete circle about the center. ये हमारी रे है, हमने कहा कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट हो रही है. ना अगर at any point this undergoes a rotation which is in the form of a complete circle, यानी कि एक पूरे सर्कल के फॉर्म में ये रोटेट कर रही है, then the angle which is made by this complete circle at the center will be given by, we know that the plane angle is equal to the length of the arc upon the radius. So the length of the arc in this case will be the length of the circle or the circumference of the circle, which is equal to 2 pi r, where r will be the radius. So 2 pi r upon r will be equal to 2 pi radian. So the plane angle which is made by a complete circle about the center will be equal to 2 pi radian. Length of the arc इस केस में क्या है? It is a complete circle. So the plane angle which this complete circle will be making at the center point will be equal to 2 pi radian. Also this is represented in terms of radian. Now 2 pi radian will be equal to 360 degrees and hence pi radian will be equal to 180 degrees. Next is solid angle. We know that the SI unit for the solid angle is Te radian. So the three-dimensional angle enclosed by a conical surface at the vertex or the apex is called as the solid angle. Students, हम सभी ने बर्थडे कैप देखी है. सो बर्थडे कैप जो है वो हमने देखा है कि कोन का शेप फॉर्म कर रही होती है. उसका जो ओपन एरिया है, जो ओपन हिस्सा है जो कि हम अपने सर पे रखते हैं, अगर वो सरफेस एक स्फीयर के फॉर्म में हो, द अदर सरफेस इज कोनिकल, देन जो उसका एंड पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर एक जो एंगल बन रहा होगा, 3 डायमेंशनल एंगल विच इज़ एंक्लोज्ड बाय दिस कोनिकल सरफेस इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल. टू अंडरस्टैंड इट बेटर, वी ऑल मस्ट हैव सीन वाटरमेलन. वाटरमेलन हम सब ने खाया है ना. उस वाटरमेलन का एक पीस जो है, इस तरह से नाइफ उसमें रख के अगर हम एक स्लाइस ऑफ केक की तरह एक पीस उसका निकालें, देन हम देखेंगे उसका अपर एरिया जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होता है. सो द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट बाय द कोन इज कॉल्ड एज द 3-dimensional angle, which is will be a 3-dimensional angle which is called as the solid angle, which means that the upper surface, the outer surface will be a sphere, the rest part will be in the form of a cone, then the angle, the 3-dimensional angle will be formed. 3-dimensional because हमने plane angle में देखा that only 2 dimensions were involved. वो जो फिगर था उसको हम इस बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन इसको हम एक बोर्ड पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसमें तीनों डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगे. सो दिस इज़ अ 3D एंगल, इसको बोला जाएगा solid angle, and this is represented by omega. We write in this case we'll be having d omega. So d omega is equal to dA upon r square, which means that it will be equal to the intercepted area of the spherical surface described about the apex as the center. Apex क्या है? किसी भी फिगर का जो टॉपमोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं apex. Now intercepted area, ये जो एरिया है स्फेरिकल सरफेस का, dA of the spherical surface with the apex as the center, the topmost point as the center, to the square of its radius. We consider the square to be r, so we divide dA by r square, then we get the solid angle, and the unit for this solid angle will be steradian. The spherical surface of the unit area and the radius 1 meter will make a solid angle of 1 steradian. Students, if the spherical surface which we have is of a unit area, उसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, and the radius is equal to 1 meter, radius भी उसका 1 मीटर है, then we'll have the solid angle to be equal to 1 steradian. Secondly, the solid angle which is made by a complete sphere about the center. अभी तक क्या था हम देख रहे थे, it was a spherical surface. Now if this is a complete sphere, in that case
the solid angle will be given by area upon r square. So area for the sphere will be 4 pi r square divided by r square, that will be equal to 4 pi steradian. So this will be the solid angle which is made by a complete sphere about the center. Students, plane angle and solid angle, both of these are dimensionless quantities. Why? Because here we can see that we have an area divided by an area. In the case of the plane angle, we had a length which was divided by a length. So the both of these, that is plane angle and solid angle, will be dimensionless quantities. The point to remember in the case of plane angle is that it involves 2 dimensions and the solid angle involves 3 dimensions. Students, हमने SI सिस्टम में पढ़ा या अदर सिस्टम्स में भी हमने कई सारे यूनिट्स देखे हैं. SI सिस्टम में हमने देखा that there are 7 fundamental units and there are 2 supplementary units. नाउ डेली लाइफ में कई बार हम इन्हीं यूनिट्स के मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स या मैनी अदर यूनिट्स अदर देन द वंस विच आर मेंशन्ड इन द एसआई सिस्टम, उनके अलावा भी कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़, कई सारे यूनिट्स को हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस. साथ ही इनके मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स को भी हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस एज पर अवर नीड फॉर अवर कन्वीनियंस. सो आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट आर दीज प्रैक्टिकल यूनिट्स विच वी कम अक्रॉस. सो फर्स्ट ऑफ आर फिजिकल क्वांटिटी इज दैट ऑफ लेंथ. वी नो दैट लेंथ के लिए जो हमारा एसआई यूनिट है वो है मीटर, बट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज द मल्टीपल्स एंड द सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर. कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्टली वी हैव 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज अ मल्टीपल, इज अ लार्जर मल्टीपल फॉर द मीटर. इट इज़ गिवन बाय 10 raised to the power 3 मीटर. ना अगर हमको किसी स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है या किसी सिटी से दूसरे सिटी जाना है, देन वी ऑलवेज से दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 cities इज रफली से 60 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स. वी नेवर से दैट इट इज़ सो एंड सो मीटर्स, राइट. छोटी डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्मॉलर डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर. लेकिन हमें पता है दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 cities और बिटवीन 2 states इज़ क्वाइट लार्ज. सो वहाँ पे हम एक लार्जर यूनिट को यूज़ करते हैं. ऑल्सो व्हेन वी गो फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, हम सभी जाते हैं. सो हमने देखा है दैट जो माइलस्टोन्स हमें रोड पर दिखाई देते हैं, एक ग्रीन कलर का जो बोर्ड लगा होता है या जो एक पत्थर की तरह रखा रहता है जिस पे एक सिटी का नाम या जगह का नाम और उसके साथ में एक डिस्टेंस लिखा होता है, वो हमेशा ही किलोमीटर के टर्म्स में लिखा होगा. वी नेवर सी इट टू बी रिटन इन मीटर. वाई? बिकॉज अगर सपोज करें कि किसी 2 जगहों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर्स है, सो इफ़ वी हैव टू राइट 50 किलोमीटर्स इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 50 इंटू 10 raised to the power 3 मीटर्स विच इज़ 50,000 मीटर्स. सो उसको लिखना, उसको दिमाग में रखना, उसको दूसरे को बताना एक थोड़ा सा टिपिकल प्रोसीजर है. इट इज़ नॉट अ वेरी कन्वीनियंट मेथड. सो उस वजह से हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक हायर मल्टीपल को यूज़ कर लिया लार्जर डिस्टेंसेस के लिए, जो कि किलोमीटर है, विच इज़ इक्वल टू 10 raised to the power 3 मीटर, जिससे हमारा काम आसान हो गया, हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा समझना, हमारा याद करना आसान हो गया. सिमिलरली हम डेली बेसिस पे ज्योमेट्री का काम करते हैं. जो भी स्टूडेंट्स हैं दे यूज़ द स्केल. सो स्केल जो है वो किसके टर्म्स में होता है? सेंटीमीटर के टर्म्स में. Also we have millimeter. 1 millimeter is equal to 10 raised to the power minus 3 मीटर. Sometimes अक्सर करके घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम अगर कुछ होता है तो इलेक्ट्रिशियन हमसे कहता है प्लीज़ ब्रिंग द वायर ऑफ सो एंड सो थिकनेस. इतनी थिकनेस का वायर लेकर आइए, और वो जो थिकनेस है वो होती है मिलीमीटर के टर्म्स में. मिलीमीटर इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट फॉर लेंथ, बट इट इज़ विजिबल थ्रू आवर आई. सो वो जो डिस्टेंस है वो है मिलीमीटर. नेक्स्ट है माइक्रॉन विच इज़ इक्वल टू 1 μm, दैट इज़ इक्वल टू 10 raised to the power minus 6 मीटर्स. ना कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं विच आर विजिबल टू आवर आई. देयर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉट विजिबल टू आवर आई बट दे एग्जिस्ट. दे हैव एन एग्जिस्टेंस. दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ना उन ऑब्जेक्ट्स का, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उन चीज़ों का जो डिस्टेंस है, जो थिकनेस है, जो भी उनका मेजरमेंट हमें करना है, वो हम माइक्रोमीटर के टर्म्स में करते हैं. नेक्स्ट इज नैनोमीटर. we all know that all the matter is made up of atoms. It is made up of atoms and molecules, right? It has got electrons, it has got protons. So all of these measurements are made in terms of nanometers, 10 raised to the power minus 9 meters. Next is angstrom.
एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसके लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट यूज़ करा जाता है, दैट इज 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। वील स्टडी दैट लेटर इन द अदर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इस तरह से कई सारे मल्टीपल्स ऑफ सब मल्टीपल्स ऑफ द एसआई यूनिट विच इज़ द मीटर यूज़ करे जाते हैं वेरी वाइडली in our practical life, depending upon our situation, depending upon whatever the thing we need to represent. So ये हमारा काम आसान बना देते हैं और इनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। Students, right now we discussed some multiples and some multiples of the meter, the SI unit meter. Now मीटर के अलावा या किलोमीटर या जो मल्टीपल्स हमने पढ़े उनके अलावा भी कई सारे यूनिट्स होते हैं बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। Now कई बार वी नो दैट द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वाइड। हम डिस्टेंसेस, हम एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी मेजर करते हैं, साथ ही वी ऑल्सो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सो मैनी स्टार्स। वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द सन एंड अदर प्लैनेट्स। सो इस तरह से इतना वाइड रेंज को कवर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ द यूनिट्स एज वेल। सो इन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स यूज़ करे जाते हैं विच इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द लाइट ईयर एंड द पैरालैक्टिक सेकेंड। सो इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। We all know that the earth is moving around the sun in an orbit which is an oval shaped and elliptical orbit. So sun और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर मेजर करा जाए हर एक पॉइंट पे और उस डिस्टेंस का जब एवरेज लिया जाएगा देन दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करा, हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करा। ना इन डिस्टेंसेस का जो एक एवरेज निकल के आया दैट इज इक्वल टू 1 AU and it will be equal to 1.496 into 10 raised to the power 11 meters, which is 1.5 into 10 raised to the power 11 meters if we round it off. Now this unit is used to measure the distance between the planets and the sun. इतनी लार्ज डिस्टेंस है वी कैन नॉट यूज़ किलोमीटर टू रिप्रेजेंट इट। सो उसके लिए हमने एक सेपरेट यूनिट बना दिया विच इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका जो रेंज है अगर हम देखें तो इस तरह से है। इट इज़ गिवन बाय 1.5 into 10 raised to the power 11 मीटर्स। सिमिलरली इससे भी बड़े डिस्टेंसेस को, इससे भी लार्जर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमने लाइट ईयर यूनिट बना दिया सो दैट हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई कि अगर हमें इस रेंज का डिस्टेंस मेजर करना है सो हमें लाइट ईयर यूज़ करना है, अगर हमें प्लैनेट्स का डिस्टेंस मेजर करना है तो हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज़ करना है, लाइट ईयर। 1 light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year and it is used to measure the distance of these stars. Students, हमें पता है that in the universe we have so many planets we have many stars, so we need to measure the distance between those stars and the earth. उन स्टार्स और अर्थ के बीच के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइमिकल यूनिट को हम यूज़ कर रहे थे टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन। ना अर्थ और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूनिट यूज़ करा जाता है। अगर हम सपोज करें दैट देयर इज़ अ स्टार, एक स्टार है जिससे लाइट अर्थ तक आने में 1 साल का टाइम लगता है, देयर इज़ अनदर स्टार जिससे 5 years का टाइम लगता है। So we use that time of 1 year or 5 year to measure the distance between those stars and the earth. कैसे, उसको समझते हैं। 1 light year is equal to the distance which is traveled by the light in vacuum in 1 year. Now light year हमें पता है it is a unit for the distance, it is a unit for the length. Also we know that the distance or the length is equal to speed into time. सो लाइट को अर्थ तक आने में अगर 1 साल का टाइम लगता है उस डिस्टेंस को बोला जाएगा 1 light year. सो 1 light year इज इक्वल टू, इट इज़ डिस्टेंस, सो इट विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Time is that of 1 year. Now since this is in second, we'll convert it into second, that is 365 days into 24 hours into 60 minutes into 60 seconds. So this will be in seconds. And hence we get 1 light year to be equal to 9.46 into 10 raised to the power
15 meters. We will round it off and then we see that it will be 10 raised to the power 16 meters. यानी कि अगर 10 raised to the power 16 meters ऑर्डर का जो भी डिस्टेंस है that will be said to be equal to a distance equal to 1 light year. Now this is used to measure the distance of the stars. Astronomical unit was of the order of 10 raised to the power 11 meters. Here we have 10 raised to the power 16 meters. So to measure very large distances, that is in the astronomical units only, to measure very large distances we use parallactic second or PC. So 1 PC or 1 parsec is the distance at which average radius of the earth's orbit around the sun, that is an arc of the length 1 AU, would subtend an angle of 1 second. वी नो दैट द डिस्टेंस, अभी हमने पढ़ा दैट अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है. सो इफ वी कंसिडर दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 points is 1 astronomical unit, then ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इस सेंटर पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगी दैट एंगल विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड. जब ये एंगल 1 सेकेंड के इक्वल होगा, इन दैट केस दिस distance will come out to be equal to 1 parsec. 1 parsec is the distance at which the average radius of the Earth's orbit around the sun, that is 1 astronomical unit, an arc of the length 1 astronomical unit, would subtend an angle of 1 second. This arc has a length of 1 AU. It is subtending an angle of 1 second. In that case, this distance will be equal to 1 parsec. Now let's find out that what this distance is, its value is. Now we know that angle is equal to arc upon radius, radius is equal to arc upon length, इसी से हमने देखा. In this case we have arc to be equal to 1 AU, angle will be 1 second, we'll put the values 1.496 into 10 raised to the power 11 meters. This is an SI unit, इसको भी SI unit के terms में लिखेंगे. 4.85 into 10 raised to the power minus 6 radian. Now इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो वैल्यू आई 3.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 मीटर्स और 3.26 लाइट ईयर्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 सेकेंड हमने लिखा है रेडियन के टर्म्स में, उसको समझते हैं. 1 सेकेंड विल बी इक्वल, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स विच इज इक्वल टू 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स. सो 1 सेकेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3600 डिग्रीज, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे रेडियन के टर्म में तो विल गेट पाई बाय 180 डिग्री विच इज इक्वल टू दिस मच, 4.85 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 रेडियन. सो अभी हमने देखा दैट AU की यूनिट क्या थी, 10 रेज टू द पावर 11. उसके बाद में आया द लाइट ईयर जिसकी यूनिट थी 10 रेज टू द पावर 16, और यहाँ पे आ जाएगा पार्सेक जिसकी यूनिट है 3.26 लाइट ईयर के इक्वल, या 3.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 मीटर्स के इक्वल. सो दीज आर द 3 यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर द वेरी लार्ज डिस्टेंसेज, दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल distances. The multiples and sub multiples for length. Now we'll discuss the physical quantity of mass for which we use kilogram. We know that kg is the SI unit for mass. Now also we use a lot of multiples for kilogram in our day-to-day life, depending upon situations, as per our convenience, depending upon the need, to make things easy for us. Now हमें पता है that when we see a truck which is loaded with any kind of commodity, it can be coal, it can be anything, it can be vegetables, it can be fruits, it can be wheat, it can be any of the grains, किसी भी कमोडिटी से भरा एक ट्रक जब हम देखते हैं, सो उस ट्रक को मेजर करने के लिए एक वे ब्रिज यूज़ करा जाता है. नाउ वे ब्रिज में जो एक ट्रक का जो मास है, वो जो मेजरमेंट आता है, दैट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ ईदर क्विंटल और इन टर्म्स ऑफ टन. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2 kg एंड 1 टन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3 kg. नाउ ये जो ट्रक का, एक भरे हुए ट्रक का या एक खाली ट्रक का जो भी मास होगा, इट इज़ अ वेरी लार्ज मास, इट इज़ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, जिस वजह से हमने एक हायर यूनिट बना दिया मास के लिए जो कि है क्विंटल या टन, जिससे हमें बार बार 100 kg या 200 kg या 300 kg इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा. सो फॉर द ग्राम 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 kg. जब भी हम कोई भी सिल्वर या गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि उसका जो मास है, उसका जो मेजरमेंट है, वो ग्राम या मिलीग्राम के टर्म्स में दिया जाता है. दीज आर डेलिकेट थिंग्स, दीज आर प्रेशियस थिंग्स. कम क्वांटिटीज़ में हम लोग इनको परचेज करते हैं, जनरली एक सर्टेन अमाउंट उसका हम लेते हैं. सो इसका जो मेजरमेंट आएगा दैट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्राम.
Now also we all must have seen on the packets of medicines, we always see that this is 500 mg और दिस इज़ 100 mg. सो इस तरह से जो मेडिसिन का मेजरमेंट आता है वो मिलीग्राम्स के टर्म में आता है, विच इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स. सो इस तरह से प्रैक्टिकल यूज़ में हमने अलग अलग मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स फॉर्म कर लिए अपने SI यूनिट के, विच इज़ किलोग्राम. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने उनके मल्टीपल्स को यूज़ कर लिए. Now again we, like I say that there's a very wide range which we cover in physics. हम बहुत छोटी चीज़ों का भी मास मेजर करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें जैसे कि सन का भी हम मास मेजर करते हैं, हम किसी एटम या मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन का भी मास मेजर करते हैं. सो उसके लिए भी हमने यूनिट बनाया. द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द यूनिफाइड एटमिक मास यूनिट 1 AMU और 1 U, विच इज़ इक्वल टू 1/12 of the mass of the carbon 12 of the atom of the carbon 12 isotope. अगर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का हम मास यूज़ करेंगे तो जैसे ट्रक का मास यूज़ करने के लिए हम टन या क्विंटल यूज़ कर रहे थे, वैसे ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जब हमको मास रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसको 1 AMU के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे. एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, विच इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 kg. So this was about kilogram. Students, we studied the units for the multiples and submultiples for length, for mass. Now we'll discuss that for time. टाइम का हमें पता है SI यूनिट सेकेंड होता है. हम सेकेंड के भी कई सारे मल्टीपल्स को यूज़ करते हैं. वी हैव मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड. 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ seconds. Microsecond will be 10⁻⁻6 seconds, nanosecond will be 10⁻⁻9 seconds, and picosecond will be equal to 10⁻⁻12 seconds. In the same way for temperature we know that the SI unit is Kelvin, लेकिन उसके अलावा भी we use सेंटीग्रेड और सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ऑन अ वेरी कॉमन बेसिस. हमें जब किसी भी पर्सन का टेम्परेचर मेजर करना होता है किसी थर्मामीटर की मदद से, उसका फीवर चेक करने के लिए या फॉर एनी अदर पर्पस, तो हम देखते हैं दैट द थर्मामीटर रीडिंग्स कम आउट इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट. सेल्सियस भी हम यूज़ करते हैं हमें जब देखना होता है दैट व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर, बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कितना है. सो इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द सेल्सियस. So there's a conversion factor from Celsius to Fahrenheit. Fahrenheit will be equal to C into 9/5 plus 32, यानी कि सेंटीग्रेड की वैल्यू जो सेल्सियस की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. So we'll get its equivalent for the Fahrenheit. Also one more unit which is not mentioned in the SI system but we use on a very common basis is that for the liter. वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं. हमें जब भी कोई लिक्विड ख़रीदना होता है, फॉर एग्जांपल हमको मिल्क परचेस करना है या हमको वाटर लेना है या हमको जूस लेना है, तो हम हमेशा देखते हैं दैट उसकी जो वैल्यू है, उसका जो वॉल्यूम है वो रिटन होता है, इट इज़ रिटन इन टर्म्स ऑफ लीटर. सो लीटर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रिटन, विच इज़ नॉट लिस्टेड इन द SI सिस्टम, लेकिन ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है. सो दिस वॉज अबाउट द प्रैक्टिकल यूनिट्स. Now we'll get an idea about the derived units. Derived units. The units of all the physical quantities other than the 7 base units are called as the derived units. Derived units are obtained by raising one or more of the fundamental units to the suitable powers. Students, derived units वो units हैं जो कि किसी source से derive करी गई हैं, which means that there is a source. एक source है, एक system है, जैसे in this case we have the 7 base units or the fundamental units that is serving as a source, और उनमें से जो भी यूनिट उनके कॉम्बिनेशन से बन के आती हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हम क्रिएट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स. सो द यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन द 7 बेस यूनिट्स आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स. द डिराइव्ड यूनिट्स आर obtained by raising one or more of the fundamental units to the suitable powers. स्टूडेंट्स, हमारे वर्ल्ड में, इन द फिजिकल वर्ल्ड वी हैव लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. ऐसा नहीं है कि देयर आर ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि SI सिस्टम में मैंशनड है. सो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो कि SI सिस्टम में नहीं मैंशनड है, अदर देन दैट दे आर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़, और उनके जो यूनिट्स हैं दे आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स बिकॉज दे आर obtained बाय रेजिंग one or more of the fundamental units to the suitable powers. Let's understand it better with the help of an example. We know that for the length, if the physical quantity of length, the SI unit for that will be meter. But if suppose we have to measure the volume, if I have to measure the volume of this room, then how will I write it? Volume will be equal to length into breadth into height. Now for all these distances, we have the unit as meter. The SI unit will be meter. So it will be equal to meter cube.
So this itself is not a fundamental unit or a base unit, but it is obtained by raising the base unit to a power 3. In the same way, we have density. Density is equal to mass upon volume. For mass, we have the SI unit as kg. For volume, we have meter cube, just we discussed. So it will be kg per meter cube. For the acceleration, हम देखते हैं जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, we have to accelerate it. So acceleration को कैसे measure करते हैं? Change in velocity upon time. चेंज इन वेलोसिटी को कैसे मेजर करेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसी तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए 7 बेस यूनिट्स को 1 और मोर पावर पे रेज करते हैं, एंड देन वी फाइंड आउट द डिराइव्ड यूनिट्स. नेक्स्ट इज एब्रीविएशंस इन द पावर्स ऑफ 10. Students, we know that in physics we have very wide range covered in many of the physical quantities. We have length of varied ranges, we have mass of varied ranges. So इन सभी रेंज को कवर करने के लिए हम पावर्स ऑफ 10 यूज़ करते हैं. कई बार हमको फ्रैक्शनल नंबर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं. सो हम उनको पावर्स ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करना जो है कन्वीनियंट समझते हैं. कैसे? इफ़ वी हैव टू राइट 1, वील राइट 10 रेज टू द पावर 0. 10 को कैसे लिखेंगे? 10 रेज टू द पावर 1. 100 को वी कैन राइट 10 रेज टू द पावर 2. वी हैव दिस एज 10 into 10, so we can write 10 raised to the power 2. In the same way, for 1000 we have 10 raised to the power 3. For 10,000 we have 10 raised to the power 4. And higher units are also obtained in the same way. For the fractional numbers, we have 1 equal to 10 raised to the power 0, just like here. 0.1 will be written as, what is 0.1? It is 1 divided by 10. So कैसे आया? 10 will go upside, so it will be 10 raised to the power minus 1. In the same way, 0.01 is equal to 10 raised to the power minus 2. 0.001 will be equal to 10 raised to the power minus 3, and 0.0001 will be equal to 10 raised to the power minus 4. सो इस तरह से जब हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ईजी, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. हमने वैल्यू लिखी, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर में उसका जो भी ऑर्डर था उसके टर्म्स में हमने उसको लिख दिया. सभी हमने देखा एब्रीविएशंस इन द पावर ऑफ 10, यानी कि अगर किसी भी वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको सिंपल वे में 10 की पावर्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. उनको अगर हमें कॉम्पैक्टली लिखना है उन नंबर्स को, तो हमने कुछ प्रीफिक्सेस बना दिए. बहुत ही स्मॉल और बहुत ही लार्ज नंबर के लिए हमने कुछ प्रीफिक्सेस बना दिए, जिससे कि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं. फिजिक्स में इतनी वाइड रेंज कवर करी जाती है, इसलिए जो भी एडजस्टमेंट्स करे जाते हैं, जो भी ये चीज़ें दी जाती हैं, दे आर टू मेक थिंग्स सिंपल. चीज़ों को जो भी ये वर्क करा जा रहा है, दैट इज़ टू मेक थिंग्स सिंपल. चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ये सब अल्ट्रेशंस करे जाते हैं. नाउ प्रीफिक्सेस जो हम यूज़ करते हैं, दे आर गिवन एज, फर्स्ट वी हैव पावर ऑफ 10, वी हैव नेम ऑफ द प्रीफिक्स एंड वी हैव अ सिंबल फॉर दैट. For example, 10 raised to the power 1 is written by deca, we have dA. Then we have 10 raised to the power 2 as hecto, for that we have h. 10 raised to the power 3 is written as kilo, for which we have capital K. 10 raised to the power 6 के लिए हम मेगा यूज़ करते हैं, and then we have m. and 10 raised to the power 9 के लिए गीगा, and then we have g. यानी कि ये जो प्रीफिक्स है ये हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसके आगे लगा देंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव ग्राम, वी राइट, अगर हम मास मेजर कर रहे हैं तो हम लिख देंगे किलोग्राम, अगर हम मीटर मेजर कर रहे हैं तो हम लिख देंगे किलोमीटर. इन द सेम वे फ्रैक्शनल नंबर्स अगर आ जाएंगे तो आएगा 10 raised to the power minus 1 is written as डेसी, सिंबल इज d. We have 10 raised to the power minus 2 as centi, milli, micro, nano, pico and femto, and for that we have these symbols d, c, m, mu, n, p and f. अगेन ये प्रीफिक्स के तौर पे लगा देंगे और उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिख देंगे. सो इस तरह से हमें अगर कोई भी वैल्यू की यूनिट जो है लिखनी है तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा. वी कैन सिंपली राइट द नंबर और द मैग्नीट्यूड एंड देन वी कैन राइट इट्स यूनिट इन टर्म्स ऑफ दीज प्रीफिक्सेस. मैग्नीट्यूड, स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स वी सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ मेजरमेंट्स जिनकी जो वैल्यू है, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करा जाता है बाय द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power समथिंग. सो ये जो वैल्यू निकल के आती है 10 की पावर्स में, उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इफ़ वी राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इन इट्स नियरेस्ट पावर्स ऑफ 10,
then the nearest value of 10 which is then the nearest value obtained in powers of 10 is called as the order of magnitude। यानी कि किसी भी क्वांटिटी के लिए जो हमने मेजरमेंट करा तो जो मैग्नीट्यूड निकल के आया उसको हमने नियरेस्ट पावर ऑफ 10 में लिख दिया। देन द वैल्यू विच इज obtained in the nearest value which is obtained in the powers of 10 is called as the order of the magnitude। एग्जाम्पल से समझते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg। ये उसका मैग्नीट्यूड है। दिस इज व्हाट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ 10 रेज टू द पावर -31 kg। नाउ इसको हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ द नियरेस्ट वैल्यू इन पावर्स ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 10 into 10 raised to the power -31 kg. So this will be 10 raised to the power -30 kg इसका ऑर्डर आ गया। Similarly, distance of sun from the earth 1.49 into 10 raised to the power 8 kilometers। इसको हमने लिखा 1 into 10 raised to the power 8 which is equal to 10 raised to the power 8 kilometers। Now you will say that here we have rounded it off। इसको तो हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया लेकिन यहाँ पे हमने इसको 1 ही लिखा। सो इसको समझते हैं। नाउ विल डिस्कस दैट व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। मेथड ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हुज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज टू बी डिटर्मिन्ड इज रिटन एज n इंटू 10 रेज टू द पावर 6। यानी कि जो भी मैग्नीट्यूड हमको जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको निकालना है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया लाइक 10, जहाँ पर 10 उसका मैग्नीट्यूड है, इंटू 10 रेज टू द पावर x, where n can be any number between 1 and 10 and x can be a positive or a negative integer. Now if n is less than equal to under root of 10, अंडर रूट ऑफ 10 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी विच इज़ इक्वल टू 3.16। सो अगर ये n की वैल्यू 3.16 से कम है देन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x विच इज़ गिवन बाय 10 रेज टू द पावर 2। then the order of magnitude will be given by 10 raised to the power x। Example, if we have 2.2 into 10 raised to the power 2, इस केस में हम देख रहे हैं that this value is less than 3.16, so इसका order of magnitude will be 10 raised to the power x which is equal to 10 raised to the power 2। If this n is more than or equal to 3.16, then the order of magnitude will be equal to 10 raised to the power x plus 1। एग्जाम्पल, अगर 4.50 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 वैल्यू है उसका हमें ऑर्डर निकालना है तो हमने देखा दैट दिस वैल्यू इज मोर देन 3.16 एंड हेंस द ऑर्डर विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x प्लस 1 दैट इज 10 रेज टू द पावर 3। सो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू का किसी भी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसका अगर उस n की वैल्यू उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे n इंटू 10 रेज टू द पावर x के फॉर्म में। n की वैल्यू अगर 3.16 से छोटी है 3.16 से कम है देन द ऑर्डर विल बी 10 रेज टू द पावर x। अगर n की वैल्यू 3.16 से बड़ी है देन द ऑर्डर विल बी 10 रेज टू द पावर x प्लस 1। So students, this was all about today's class. Now in the next lecture we'll discuss some more topics. Before that students, I would like to share some slides which will be showing the range of the length, the mass and the time which we use in physics. From there we can get an idea that how large is the range of physics. From there we can get an idea that how wide is the range in physics, कितनी बड़ी values और कितनी छोटी values के हम use करते हैं physics में, कितने बड़े measurements भी करते हैं, बहुत ही small measurements भी करते हैं. So just it will give an idea about the range of physics. So do join the next class. Thanks for watching.